नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। राजस्थान में इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कोई चीज़ है तो वो है अंता विधानसभा का उपचुनाव। कई बड़े दिग्गजों की वहाँ पे साख लगी हुई है। नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन, 2-3 बड़े कद्दावर उम्मीदवार हैं जिनके बीच में मुकाबला माना जा रहा है। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से, बीजेपी से मोरपाल सुमन और नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोके हुए हैं। अब तीनों ही नेता अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प वाकया हुआ कल, जब नरेश मीणा अपना जन समर्थन कर रहे थे और गोविंद सिंह डोटासरा भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए मैदान में उतरे हुए थे और वो गाड़ी से रास्ते में थे और वहीं पे उनकी मुलाकात हो गई नरेश मीणा के उस काफिले से, जहां नरेश मीणा गाड़ी के ऊपर चढ़कर जनता से अपना संवाद कर रहे थे। समर्थकों ने देखा कि हाँ, गाड़ी में गोविंद सिंह डोटासरा हैं। उसके बाद फिर देखिए क्या माहौल क्रिएट हुआ। पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए और उसके बाद इन तस्वीरों पे ही समझेंगे कि आखिर अंता का जो उपचुनाव है वो किस ओर जा रहा है। तो आपने देखी है तस्वीरें। नरेश मीणा गाड़ी पे चढ़े हुए हैं, रुमाल या जो भी उनके हाथ में वही कपड़ा है उसको घुमा रहे हैं और वहीं गाड़ी में बैठे गोविंद सिंह डोटासरा बिना किसी हाव भाव के, उनके कोई चेहरे पे हाव भाव नहीं है, वहीं उनके साथ जो आसपास गाड़ी के पास जो समर्थक हैं वो लगातार नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब नरेश मीणा ने इस बीच ये भी बयान दे दिया कि भाई मौर्य तो बोलेगा। आपको याद होगा ये मौर्य बोलने की जो और गमछा घुमाने की जो परिपाटी राजस्थान में शुरू हुई, उसको शुरू किया था गोविंद सिंह डोटासरा ने ही लोकसभा चुनाव के वक्त। और जिस तरीके से कांग्रेस ने 8 सीटें खो, 3 सीटें अपने समर्थक दल के जरिए कुल 11 सीटों पर कब्जा किया, तो ये एक डोटासरा का जो स्टाइल आइकॉन वो बन गया कि भाई वो गमछा घुमाना और फिर मौर्य बोलना भी। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में इस स्टाइल में गमछा घुमाया था तो फिर उसका भी कंपैरिजन गोविंद सिंह डोटासरा से किया गया और फिर उन्होंने उस पर बयान भी दिया कि भाई मेरे गमछे में दम था तो मैंने 11 सीटें जीत ली, उनके गमछे में अब वो दम नहीं बचा है। खैर वो तो नतीजे जब 2014 तारीख को आएंगे, 14 नवंबर को, तो उसमें पता लगेगा किसके गमछे में कितना दम है। लेकिन हाँ, अब अंता में जो ये गमछे वाली एंट्री हुई है, अब जिस तरीके से नरेश मीणा ने गमछा घुमाया और फिर ये बात हुई कि हाँ भाई मौर्य बुलवा दूंगा मैं उनका, तो कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। उधर मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अभी तक कहा जा रहा था कि भाई कोई बड़ा नेता उनके लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहा है, तो आज वहाँ पर एंट्री हो गई वसुंधरा राजे सिंधिया की और दुष्यंत सिंह भी पहुँचे प्रचार करने। और अब वसुंधरा राजे की एंट्री के साथ ही ये मामला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि शायद वो प्रचार करने नहीं जाएंगी, क्योंकि चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो उपचुनाव रहे हों, वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत कम ही जगह आपने देखा होगा प्रचार करते हुए। लेकिन अंता में उन्होंने अब खूंटा गाड़ दिया है। और इसकी वैसे ये कोई ऐसा नहीं कि वो अचानक पहुँच गई हो, भले ही उनका स्टार प्रचारकों में लिस्ट में नाम रहा हो, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने इस चीज़ का ऐलान एयरपोर्ट पे ही कर दिया था गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कि अब आपकी मुलाकात अंता के मैदान में होगी। और आखिरकार वो आज अंता के मैदान में उतर भी गई। अब देखिए, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा। सवाल ये है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। नरेश मीणा क्योंकि 2 बार चुनाव वो छबड़ा हो या फिर वो देवली उनियारा हो हार चुके हैं, और क्योंकि वहाँ पर भी वो कांग्रेस के बागी के तौर पर मैदान में उतरे थे, कांग्रेस कैंडिडेट का नुकसान किया और खुद दूसरे नंबर पर रहे दोनों ही बार। लेकिन यहाँ पर नरेश मीणा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है
कि चाहे छबड़ा रहा हो चाहे देवली उनियारा, नरेश मीणा को उतना वक्त नहीं मिला था जनता के बीच जाने में या फिर जनता से अपना जनता से समर्थन लेने में। इस बार नरेश मीणा को पर्याप्त समय और कांग्रेस की टैगलाइन से हटकर जो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई उसके साथ वो मैदान में उतरे हुए हैं। जो आपको ये पता होगा कि जैसे वो देवली उनियारा में उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद फिर वो जेल में गए, 8 महीने बाद जब जेल से निकले और इस बीच में ये पूरी पटकथा लिख गई कि भाई अंता का उपचुनाव होना ही है। अब सवाल ये था कि होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर अंता में उपचुनाव होगा तो वो ताल ठोकेंगे। अब उसके बाद फिर वो वापस उनको जेल में जाना पड़ता है, फिर उनको करीब 40 दिन लगते हैं। अब वो 40 दिन में भी माहौल बन गया, क्योंकि वो जिस वजह से गए दोबारा जेल, वो बच्चों की मौत से जुड़ा मामला था, तो एक सहानुभूति नरेश मीणा के साथ वहाँ से कैच होने लगी। अब अंता में भी ये बात धीरे धीरे फैलने लगी कि भाई नरेश मीणा जब भी आएंगे तो वो अंता चुनाव लड़ेंगे। तो एक पर्याप्त समय नरेश मीणा के पास इस बार मिल गया। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, विवादों में रहे, लेकिन जिस तरह नरेश मीणा अपने गुस्से में रहते हैं, लेकिन मौका नरेश मीणा को जिस तरीके से मिला है तो पूरी कोशिश और सियासी गलियारों में चर्चा है कि नरेश मीणा इस बार टक्कर देते हुए नहीं बल्कि टक्कर से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर टक्कर में कौन होगा, मोरपाल सुमन या फिर प्रमोद जैन भाया। अब देखिए, प्रमोद जैन भाया 2023 में चुनावी मैदान में उतरे थे और फिर उनको बीजेपी के ही उम्मीदवार कंवरलाल मीणा से हार का सामना करना पड़ा था। और रही बात इधर, तो प्रमोद जैन भाया पे भ्रष्टाचार के आरोप अभी से नहीं लगे हैं, वो जब उनकी सरकार थी तब से लगते रहे, क्योंकि वो मंत्री थे। और ये उन पे आरोप सचिन पायलट के उस मंच से भी लगे जो सचिन पायलट ने अपनी 5 दिवसीय यात्रा निकाली थी। तो प्रमोद जैन भाया के पास, ठीक है, वो कद्दावर हैं, उनके पास माना जा रहा है कि भाई वो करोड़पति उम्मीदवार हैं, लेकिन एक जो भ्रष्टाचार वाला जो आरोप उनके साथ चिपका हुआ है, और जिस तरीके से नरेश मीणा कांग्रेस में रहते हुए उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, और जिस तरीके से एक माहौल नरेश मीणा ने पिछले 2.5-3 सालों में बनाया था, और जिस तरीके से कांग्रेस के ही मंच से कई बार ये आरोप भी लगे, तो उसका एक निगेटिव पॉइंट प्रमोद जैन भाया के साथ जुड़ता है। लेकिन अब जनता, अंता की जनता किसके साथ जाएगी ये तो फिर जनता ही तय करेगी जब 11 तारीख को मतदान होगा। लेकिन हाँ, मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ एक बेनिफिट ये है कि अंता में एक डिमांड ये उठ रही थी लोगों में कि भाई जो इस बार स्थानीय है, बीजेपी को उसको मौका देना चाहिए। अब प्रमोद जैन भाया स्थानीय नहीं है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट उनके साथ ये भी जुड़ जाता है। हाँ, कंवरलाल मीणा स्थानीय नहीं थे तो अब इस बार बीजेपी ने किसी अन्य को टिकट दिया नहीं, इस बार स्थानीय को टिकट दिया। तो बीजेपी के साथ ये प्लस पॉइंट है कि उन्होंने एक तो स्थानीय को टिकट दिया, दूसरा कहा जा रहा है कि जो मोरपाल सुमन जी हैं वो वसुंधरा राजे जी के खास भी माने जाते हैं, तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये जुड़ रहा है। दूसरा, वसुंधरा राजे जी ने खुद जो है जो चुनावी मोर्चा संभाल लिया है, वो खुद मैदान में उतर चुकी हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ तीसरा जुड़ जाता है। यानी कि अगर समीकरण देखा जाए और अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो टक्कर कहीं ना कहीं नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच ज़्यादा देखी जा रही है, मानी जा रही है। अब ऐसे में बाजी कौन मारेगा? अब बाजी तो तीनों ही नेता अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, उनके समर्थक अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन देखिए फैसला तो अंता की जनता को करना है, जो कि वो करेगी 11 तारीख को सुबह से लेकर और शाम के 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जब वोटिंग स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे से। तो जब वोटिंग स्टार्ट होगी और मतदान पेटियों में जब इनकी किस्मत कैद हो जाएगी, उसके बाद 14 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तब पता लगेगा कि किसके दिलों पर, मतलब जनता के दिलों पर किसने बेहतर तरीके से राज किया है। और बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है कि अंता में कौन फतेह करेगा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर नरेश मीणा? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।